मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज दिनकर जी 88 साल के हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जहां इंसान अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बातें भूल जाता है, वहीं दिनकर जी को वो रात आज भी याद है, मानो वो कल की ही बात हो। उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आँखों के आसपास झुर्रियाँ गहरी हो गई हैं, कमर झुक गई है। लेकिन जब भी वो उस रात का जिक्र करते हैं, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जो डर भी है, रहस्य भी और कुछ अनकही बातें भी। वो अपने पोते पोतियों को जब भी ये कहानी सुनाते हैं तो बीच बीच में रुक जाते हैं, मानो उस पल को फिर से जी रहे हों। उनके हाथ कांपने लगते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है और वो बार बार कहते हैं, बेटा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सच है, ये कोई कहानी नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी की वो घटना है जिसने मुझे बदल कर रख दिया। गांव का आज का दिन बिल्कुल अलग है। जहाँ कभी अंधेरे में लालटेन जलते थे, वहाँ अब बिजली के खंभे हैं। जहाँ कभी नाव ही नदी पार करने का एकमात्र साधन थे, वहाँ अब पक्का पुल बन गया है। लेकिन उस पुराने घाट पर अभी भी कुछ बचा हुआ है, कुछ वही पुरानी चीज़ें, कुछ वही पुरानी यादें। दिनकर जी आज फिर उसी घाट पर बैठे हैं। उनकी नज़र नदी के उस पार है, जहाँ कभी घना जंगल था, अब वहाँ बस्ती बस गई है। लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना दृश्य है, वही पुरानी रात, वही छोटी सी लालटेन और वो दो परछाइयाँ। दादा, चलो अब घर चलते हैं, बहुत ठंड है, उनकी पोती का कहना है। दिनकर जी मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में नमी है। हाँ बेटा, चलते हैं। लेकिन जानती है, आज से 50 साल पहले इसी घाट पर इसी समय वो रुक जाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शायद शब्द नहीं मिलते हैं। वो अपनी पोती का हाथ पकड़कर उठते हैं और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जाते जाते वो एक बार पीछे मुड़कर नदी की ओर देखते हैं, मानो अभी भी उस रात का इंतज़ार हो, मानो वो दो परछाइयाँ फिर से आएंगी और कहेंगे, भाई साहब, उस पार छोड़ दोगे? 50 साल पहले ये गांव बिल्कुल अलग था। बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। शाम ढलते पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। मिट्टी के तेल की लालटेनें, चिराग और कुछ घरों में तो अंधेरा ही अंधेरा। गांव की सड़कें कच्ची थे, पेड़ पौधों से भरी, और रात के समय जानवरों की आवाज़ें ही आती थी। नदी थी चौड़ी, गहरी, बेहद खतरनाक। बरसात के मौसम में तो वो अपना रूप ही बदल लेती थी। उस पार जाना होता था तो एक ही रास्ता, नाव, और उस नाव को चलाने वाले थे दिनकर जी। दिनकर जी उस समय करीब 38 के रहे होंगे। हट्टे कट्टे, गहरी आवाज़, चेहरे पर गंभीरता और आँखों में एक अजीब सी चमक। उन्हें नदी से गहरा लगाव था। उन्होंने बचपन से ही नाव चलाना सीखा था। उनके पिता भी नाव चलाते थे और उनके दादा भी। ये उनका पैतृक पेशा था। नाव चलाना आसान काम नहीं था, खासकर जब नदी में बाढ़ आते थे या रात के समय। लेकिन दिनकर जी को इससे प्यार था। वो कहते हैं, नदी जान है, ये कभी झूठ नहीं बोलती, ये जैसी है वैसी ही दिखाती है। उससे ज़्यादा खतरनाक है इंसान, जो दिखते कुछ और है और होते कुछ और होते हैं। उनकी कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गांव में उनकी इज्जत थी।
लोग उन्हें मल्लाह या नाविक कहकर बुलाते थे। कोई भी नदी पार करना चाहता था तो दिनकर जी ही एकमात्र सहारा थे। उस दिन भी दिनकर जी सुबह से नाव चला रहे थे। कुछ बीमारी के कारण अस्पताल ले जाना था तो भाग दौड़ में पूरा दिन निकल गया। अब शाम हो चली थी और उनका शरीर थक चुका था। दिसंबर का महीना था। सर्दी इतनी तेज थी कि हड्डियां कांप उठते थे। गांव में कोहरा इतना घना था कि कुछ कदम दूर भी कुछ नजर नहीं आता था। दिनकर जी ने अपनी फटी पुरानी जैकेट पहन रखे थे जो कई जगह से फटी हुई थे, मगर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शाम के 7 बज चुके थे। दिनकर जी अब आखिरी सवारी लेकर नदी के उस पार गए थे। वहाँ एक बूढ़ी औरत को डॉक्टर के पास ले जाना था। उसकी हालत गंभीर थी। दिनकर जी ने उसे पार करवाया और वापस लौट रहे थे। नदी पर सन्नाटा था, सिर्फ पानी का बहाव और नाव की चप्पुओं की आवाज़। आसमान में बादल घने थे, चांद भी कहीं छुपा हुआ था। दिनकर जी नाव चला रहे थे और सोच रहे थे, अब घर जाकर गर्म चाय पीनी है, ठंड में आज बहुत परेशानी हुई। जैसे ही उनकी नाव नदी के बीचों बीच पहुंची, उन्होंने दूर घाट पर कुछ परछाइयां देखी। पहले तो उन्होंने धुंधलका सा दिखा, फिर जैसे जैसे नाव पास आई वो परछाई साफ होने लगी। 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की, घाट के किनारे खड़े। दिनकर जी को अजीब लगा, इतनी रात को इतनी ठंड में नदी के किनारे। लेकिन उन्होंने सोचा शायद कोई सवारी हो और उनकी तरह इन्हें भी पार करवाना है। जैसे ही नाव ने घाट को छुआ, लड़के ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब उस पर छोड़ दोगे? दिनकर जी ने लालटेन उठाकर दोनों के चेहरों पर डाली। लड़का करीब 22-23 साल का लग रहा था, पतला दुबला, चेहरे पर कोई भाव नहीं। लड़की शायद 19-20 साल की, बहुत सुंदर थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, मानो वो बहुत परेशान हो। उसकी साड़ी सादी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। लड़का एक मामूली कुर्ता पैजामा पहने हुए था। दिनकर जी ने कहा, चढ़ जाओ बेटा, लेकिन इतनी रात को कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुराया। लेकिन वो मुस्कान, दिनकर जी को उस मुस्कान में कुछ अजीब लगा, जैसे कोई अपनी जान लेकर खेल रहा हो। वो मुस्कान बिल्कुल भी गर्म नहीं थे, बल्कि ठंडी, उस सर्दी से भी ज़्यादा ठंडी। लड़की डरती हुई लग रही थी। वो चुप बैठे थे, उसने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जब उसकी नज़र दिनकर जी पर पड़ी तो दिनकर जी को लगा ये लड़की कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही। उसकी आंखों में पानी था, उसके होंठ कांप रहे थे। दिनकर जी ने नाव को घाट से खोला और आगे बढ़ा दिया। उनकी पुरानी लालटेन नाव के कोने में जल रहे थे, लेकिन उसकी रोशनी कमज़ोर थी। कोहरे ने नदी को अपनी चादर में लपेट लिया था। चारों तरफ अंधेरा, घना गहरा, जैसे नदी के अंदर कुछ छुपा हो। कुछ देर तक तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अगर बाबा और भाई को पता चला तो? उसकी आवाज में डर था, लेकिन कुछ और भी था, शायद निराशा, शायद मोहभंग। लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कुछ नहीं होगा, हमने कोई गुनाह नहीं किया। वैसे भी घर वाले कभी नहीं मानते, यही इकलौता रास्ता था। दिनकर जी ने यह बात सुनी तो उन्हें हैरानी हुई। इकलौता रास्ता किसके लिए? क्या ये लड़का लड़की भागकर शादी करने जा रहे हैं? लेकिन उनके अंदाज में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मायूसी थी। जैसे जैसे नाव नदी के बीचों बीच पहुंची, वैसे वैसे अंधेरा और गहरा होता गया। कोहरा इतना घना था कि किनारा दिखना बंद हो गया था।
केवल पानी की लहरें और नाव के चप्पुओं की आवाज़। दिनकर जी ने लालटेन उठाई और दोनों को देखा। लड़का चुप था, लड़की बस नीचे देख रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिनकर जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार और मुस्कुराया, वही ठंडी अजीब मुस्कान। फिर अचानक नाव रुक गई। दिनकर जी ने नाव रोकी नहीं थे, वो अभी भी चप्पू चला रहे थे, लेकिन नाव जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रोक दी हो। उन्होंने घबराकर पानी की तरफ देखा, कुछ नहीं, बस पानी का काला अंधेरा। फिर उन्होंने देखा कि लड़का एकदम सीधा खड़ा हो गया। लड़के ने दिनकर जी की तरफ देखा और कहा, भाई साहब बस यहीं रुक जाओ। दिनकर जी को कुछ समझ नहीं आया। बेटा ये तो नदी के बीचों बीच है, अभी तो आगे जाना है यहाँ तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, लड़का एकदम से नाव में खड़ा हुआ। उसने दिनकर जी की तरफ देखा। उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल अजीब थी। वहाँ कोई भाव नहीं, ना खुशी, ना गम, ना डर, कुछ नहीं, जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो। और फिर लड़का मुस्कुराया और सीधा नदी में कूद गया। दिनकर जी की आत्मा कांप उठी। उन्होंने तुरंत पानी में हाथ डालकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा था, ठंडा पानी और हाथ खाली ही रह गया। अरे राम राम, ये क्या किया बेटा? दिनकर जी चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज़ कोहरे में गायब हो गई। और फिर लड़की भी उठे। वो बिल्कुल धीरे से खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दिनकर जी की तरफ देखा एक आखिरी बार और कहा, मुझे माफ़ कर देना, यही एक रास्ता था। और वो भी कूद गई। दिनकर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो नहीं देख सकते थे। वो चिल्लाएं, रोएं, वो पानी में कूदें, लेकिन कुछ नहीं मिला, ना लड़का ना लड़की। पानी का अंधेरा, कोहरे का घना सन्नाटा, और दिनकर जी अकेले नाव में बैठकर रो रहे थे। उन्होंने देखा लालटेन बुझ चुके थे। उन्होंने देखा घाट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधेरा और पानी। जब सुबह हुई तो नदी बिल्कुल शांत थी। बीते रात का कोई निशान नहीं, ना लालटेन, ना कोई निशान, ना कोई शव। गांव वाले दिनकर जी को बेसुध हालत में उनकी नाव पर बैठे हुए पाए। वो कांप रहे थे, उनके होंठ नीले पड़ गए थे। किसी ने उन्हें घर पहुंचाया, लेकिन जब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तो दिनकर जी कुछ नहीं बोले, बस रोते रहे। 3 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की। घर वाले डर गए कि क्या हो गया दिनकर को। चौथे दिन उन्होंने अधिकारियों को बताया, नदी में 2 लोग कूदे हैं, उन्हें ढूंढो। गांव वालों ने खोजबीन की, नदी के दोनों ओर तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। पूरे गांव में किसी लड़के लड़की के गायब होने की सूचना नहीं थी। दिनकर जी ने उनका हुलिया बताया। लड़का 22-23 साल का, पतला सादा कुर्ता पैजामा। लड़की 19-20 साल की, बहुत खूबसूरत, साड़ी में, बाल बिखरे हुए, बहुत परेशान थे। गांव में किसी को पहचान नहीं आई। कुछ लोगों ने कहा, हो सकता है पास के गांव से हो। कुछ ने कहा, शायद भाग कर आए थे और फिर मन बदल गया। लेकिन दिनकर जी जानते थे कि वो भाग कर नहीं आए थे, वो किसी और वजह से आए थे। और उन्होंने अपनी जान क्यों दी, इसका राज उन्हीं के पास था। गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया। पुलिस वालों ने दिनकर जी से बात की और नदी में खोजबीन की, लेकिन कोई शव नहीं मिला। नदी का बहाव तेज था, शायद शव बह गए या फिर किसी जानवर ने खा लिया। दिनकर जी ने पुलिस को बुलाया। मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझकर ये किया, वो किसी वजह से इस कदर मजबूर थे। एक पुलिस वाले ने कहा,
हो सकता है कि वो किसी शादी से भाग रहे हो या किसी से बच रहे हो, या शायद वो आत्महत्या करने आए थे और आपको कुछ पता न चले इसलिए नाव में चढ़े। दिनकर जी ने यह सुना तो उन्हें कुछ याद आया। इकलौता रास्ता, लड़के ने ये क्या कहा था? भाई साहब, यही इकलौता रास्ता था। इकलौता रास्ता किस लिए? क्या वो किसी धार्मिक या सामाजिक बंधन से मुक्त होना चाहते थे? क्या वो किसी अन्याय के खिलाफ थे? दिनकर जी ने फिर से उस रात को याद किया। लड़की कैसे कांप रही थी, कैसे उसकी आंखों में आंसू थे, कैसे लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था और फिर अचानक दोनों पानी में गायब हो गए। 1 महीना बीत गया। दिनकर जी ने नाव चलाना बंद कर दिया था। वो हर सुबह नदी के घाट पर जाते, बैठते और उसी पार देखते रहते। उनके परिवार वाले बहुत परेशान थे। बाबूजी, अब नाव मत चलाओ। क्योंकि नहीं चल रहे हो, लेकिन घाट पर क्यों बैठते हो? दिनकर जी कहते हैं, मैं कुछ कर नहीं रहा, बस सोच रहा हूं वो दोनों कौन थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक दिन घाट पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसने दिनकर जी को देखा और पहचान लिया। आप दिनकर जी हैं ना? जी हाँ, मैंने सुना है आपने रात को 2 लोगों को पार करवाया था, एक लड़का और एक लड़की। जी। बूढ़े आदमी ने नीचे देखा, जैसे कोई पुरानी बात याद कर रहा हो। फिर उसने कहा, मुझे लगता है मुझे पता है वो कौन थे। दिनकर जी सावधान हो गए। कौन? करीब 3-4 महीने पहले एक लड़का और एक लड़की यहाँ आए थे। मैं उन्हीं से मिला था। लड़का बहुत गरीब था और लड़की अमीर परिवार से थी। लड़की के भाई और पिता बहुत सख्त हैं। वो चाहते थे कि लड़की की शादी किसी रईस से हो, लेकिन लड़की को उस गरीब लड़के से प्यार था। जब उनके परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने लड़के को मारने की धमकी दी। दोनों भाग गए, लेकिन कहीं नहीं जा सके। सब तरफ तलाश हो रही थी। उन्होंने यहाँ पनाह मांगी। उन्हें मैंने बताया कि नदी के उस पार आगे करके जंगल है, वहाँ कोई नहीं ढूंढेगा, लेकिन नाव नहीं थे। फिर वो यहाँ क्यों आए? शायद उन्होंने सोचा कि नाव मिल जाएगी या किसी नाविक से बात करेंगे। वो लड़का कह रहा था कि जंगल में ही कहीं छिप जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि जंगल में कोई नहीं बचता, या शायद उन्हें वहीं कोई और मिल गया। दिनकर जी की आंखें भर आई। कुछ और पूछताछ करने पर दिनकर जी को पता चला कि वो लड़का और लड़की किसी और गांव के थे, दूर के गांव से आए थे। लड़के का नाम रमेश और लड़की का गीता। गीता के पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी किसी गरीब से प्यार करती है तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने बेटे को भेजा, उस लड़के को ख़त्म कर दो, गीता को वापस ले आओ। रमेश और गीता ने भागने का फैसला किया। वो कई दिनों से भाग रहे थे, छिपते छिपाते, और आखिरकार इस नदी के किनारे पहुँचे। उन्हें पता था कि अगर वो वापस गए तो रमेश को मार दिया जाएगा और गीता की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। किसी बूढ़े रईस आदमी से शादी करवा दी जाएगी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो नदी पार करके जंगल में छुपना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नदी के उस पार भी उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने मौत को ही अपना रास्ता बना लिया। उनका मानना था कि अगर वो मर भी गए तो भी साथ रहेंगे, नदी के पानी में, हवा में, कोहरे में। उनका प्यार उस दुनिया में भी कायम रहेगा जहाँ कोई पिता नहीं, कोई सामाजिक बंधन नहीं, कोई बेड़ी नहीं। और शायद इसी वजह से वो अब भी उस नदी पर मंडराते हैं, किसी अधूरे प्यार की तलाश में, किसी नाविक से इतनी सी बोली के लिए जो उन्हें उस पार ले जाए जहाँ वो जा नहीं पाए। दिनकर जी आज 88 साल के हैं। वो आज भी उस घाट पर जाते हैं
और जब भी कोई पूछता है दादाजी आपको क्या हुआ, तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कुछ नहीं बेटा, बस एक पुरानी याद है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहती हैं। आज भी वो उसी घाट पर बैठे हैं, नदी की तरफ देख रहे हैं। सर्दी की वही रात, वही कोहरा, सिर्फ उम्र बदली है और शायद उन्हें लगता है कि इस बार वो लड़का और लड़की फिर से आएंगे और कहेंगे भाई साहब उस पार छोड़ दोगे। दिनकर जी मुस्कुराते हैं, आंसू भरी मुस्कान, और कहते हैं हाँ बेटा आज पार कर दूंगा, इस बार पूरा रास्ता। और वो अपनी बैंत टेक कर उठते हैं, उस नदी की तरफ देखते हैं और फिर उन्हें लगता है कि नदी के उस पार कोहरे में दो परछाइयाँ खड़ी है, एक लड़का और एक लड़की हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रहे हैं। दिनकर जी आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। चलो बेटा अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, अब इस बार तुम्हारी मंजिल मिलेगी। ये कहानी सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये एक अधूरे प्यार की दास्तां है। एक ऐसा प्यार जो सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों और ज़बरदस्ती के सामने हार गया, लेकिन मौत के बाद भी नहीं मरा। दिनकर जी इस सच्चाई से वाकिफ़ हैं। उन्होंने 50 साल तक इस रहस्य को अपने सीने में दबाए रखा, क्योंकि उन्हें पता था यह कोई मामूली घटना नहीं थी, ये दो जानों की बेबसी थी। एक प्यार की जो अपने इश्क के लिए हर हद पार कर गया, लेकिन सामाजिक बंधनों से लड़ नहीं पाया आज भी। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। करण एक पेशेवर इन्वेस्टर था। शहर की भाग दौड़ में पला बढ़ा, हिसाब किताब का पक्का आदमी। रियल स्टेट उसकी रग रग में बसा था। ज़मीन को देखते ही वो उसकी कीमत भांप लेता, दीवारों को छू कर बता देता कि नींव कितनी मजबूत है। उमेशगढ़ की वो हवेली भी उसे यूं ही एक मामूली सौदा लगी थी। मुखिया साहब से बात करके हवेली का जायज़ा लेकर उसने रात रुकने का जो फैसला किया था, वो सिर्फ इतना जानने के लिए था कि रात के वक्त उस जगह का माहौल कैसा रहता है, क्योंकि खरीदार को यही सब बातें बताकर तो असली दाम वसूला जाता है। लेकिन अब कमरे में पसरा हुआ वो आवाज़ सुनकर उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई भारी लाठी को जानबूझकर इत्मीनान से ज़मीन पर पटक रहा हो। आवाज़ ना बहुत तेज़ थी ना बहुत धीमी, बस इतनी कि इंसान का ध्यान उस पर टिक जाए और फिर हटे नहीं। करण उठ बैठा। कमरे में एक पुराना लालटेन जल रहा था, जिसे मुखिया के आदमी ने आते वक्त जला दिया था। उसकी लौ हल्की हल्की कांप रहे थे, मानो कमरे में कोई हवा का बहाव हो। हालांकि खिड़कियां सब बंद थीं। कुछ चौकीदार होगा शायद। करण ने खुद को तसल्ली दी और लालटेन उठाकर बाहर बारामदे में आ गया। बारामदा लंबा था, जर्जर खंभों वाला, जिन पर कभी नक्काशी हुआ करती होगी, मगर अब सिर्फ धूल और वक्त की परतें बाकी थे। आवाज़ उस तरफ से आ रही थे जहां हवेली का पुराना आंगन था। करण धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। लालटेन की रोशनी में उसका साया दीवारों पर लंबा होता चला गया। आंगन में कोई नहीं था, सन्नाटा, सिर्फ झींगरों की आवाज़ और दूर से कहीं किसी उल्लू की चीख। करण थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर हंस पड़ा खुद पर। पुरानी इमारतें लकड़ी से कुर्ती फैलती रहती हैं, रात को आवाज़ें आती ही होंगी, उसने सोचा और वापस कमरे की ओर मुड़ गया। मगर जैसे ही वो मुड़ा,
धम की आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल उसके पीछे से, इतने करीब से कि उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे के पास खड़ा हो। करण ने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, बस लालटेन की लौ अब और तेज कांप रहे थे, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। वो तेज कदमों से कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर दिया। दिल की धड़कन तेज थे, मगर उसने अपने आप को समझाया, शहर का पढ़ा लिखा आदमी है वो, इन बातों में यकीन नहीं रखता। सो गया या सोने की कोशिश की। नींद टूटी तो घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थे, जैसे किसी ने अभी अभी बर्फ की सिल्लियां रख दी हों। करण ने चादर संभाली और तभी उसे एहसास हुआ, कमरे में कोई और भी सांस ले रहा था। बहुत हल्की, बहुत दबी हुई सांस, जैसे कोई डर के मारे रोक रोक कर सांस ले रहा हो। करण की रगों में खून जम गया। उसने लालटेन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उससे पहले ही उसे कमरे के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। एक साया, इंसानी कद का, मगर उसकी शक्ल साफ नहीं थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने काले कपड़े में लिपटी एक आकृति को दीवार से टिका दिया हो। करण की जुबान से आवाज नहीं निकली, वो बस देखता रहा। साया धीरे धीरे, बहुत धीरे अपनी जगह से हिला, चला नहीं, बल्कि जैसे हवा में तैरता हुआ थोड़ा आगे खिसका हो। फिर लालटेन की लौ अचानक बुझ गई। अंधेरे में करण ने अपनी सांसें रोक ली। उसे अपने कानों में अपनी ही धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ पल जो उसे घंटों जैसे लगे गुजरे, और फिर उसने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा जो उसने खुद बंद किया था, बहुत धीरे धीरे चरचराते हुए खुल रहा था। बाहर बारामदे में कोई खड़ा था, एक औरत की आकृति, सफेद मैले फटे हुए कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही, मानो इंतजार कर रही हो करण उसे देखे। करण ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई, जो चमत्कारिक रूप से अभी तक चल रहा था, और उस रोशनी में उस साए की तरफ इशारा किया। कुछ नहीं था, सिर्फ खाली बारामदा और दूर कहीं झींगरों की आवाज जो अब बिल्कुल बंद हो चुकी थे। पूरी हवेली में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो जिंदा चीजों का नहीं, बल्कि किसी और चीज का था। करण उस रात फिर सो नहीं पाया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से अंदर आई तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपना सामान समेटा और बाहर निकल आया। मुखिया साहब उसे गांव के चौपाल पर मिले। कैसी रही रात बाबू साहब? मुखिया ने पूछा, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थे, जैसे वो जवाब जानते हों और सिर्फ तसल्ली के लिए पूछ रहे हों। करण ने पहले तो टालना चाहा, फिर बोल ही दिया, मुखिया जी, हवेली में कुछ अजीब है क्या? रात को आवाजें आई, एक साया भी दिखा। मुखिया साहब का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, फिर उन्होंने अपनी नजरें झुका ली और बोले, बाबू साहब, गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस हवेली में कोई है, पर हम गरीब लोग हैं, हमें उस जमीन के पैसों की सख्त जरूरत है। स्कूल बनवाना है, कुआं खुदवाना है। करण एक अनुभवी इन्वेस्टर था, मगर वो एक जिद्दी आदमी भी था। जब उसे कोई पहेली उलझी हुई मिले तो वो उसे सुलझाए बगैर चैन नहीं बैठ पाता था। उसने फैसला किया कि वो एक दिन और रुकेगा, इस बार सिर्फ सौदे के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि आखिर उस हवेली में है क्या। दोपहर को करण गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से मिलने गया। एक बूढ़ा
जिसका नाम रामलाल था, जो गांव के बाहरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। रामलाल की आंखें धुंधली पड़ चुकी थी, मगर जब करण ने हवेली का जिक्र किया तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, डर और याद की मिली जुली चमक। वो हवेली पहले जमींदार ठाकुर विजय प्रताप सिंह की थी, रामलाल ने कांपती आवाज में बताना शुरू किया। बहुत रोबीले आदमी थे, मगर बड़े जालिम, गांव वालों पर बहुत जुल्म ढाते थे। और उनके घर में एक लड़की काम करती थी, नाम थी सोनी। करण चुपचाप सुनता रहा। सोनी बहुत सुंदर थी और ठाकुर साहब की बुरी नजर उस पर पड़ गई। एक दिन सोनी हवेली से गायब हो गई। गांव वालों को बताया गया कि वो भाग गई अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, मगर सच्चाई ये थी कि ठाकुर ने उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था। रामलाल की आवाज धीमी हो गई, जैसे वो शब्द उसके गले में अटक कर रह गए हों। कहते हैं कि सोनी बहुत दिनों तक उस तहखाने में तड़पती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार भूख प्यास से उसकी वहीं मौत हो गई। ठाकुर साहब ने उसकी लाश को उसी तहखाने में दफना दिया और किसी को भी पता नहीं चलने दिया। और वो लाठी की आवाज? करण ने धीरे से पूछा। रामलाल का चेहरा और सफेद पड़ गया। वो ठाकुर साहब की आवाज है बाबू साहब। वो अपने सोने की मूठ वाली लाठी लेकर पूरी हवेली में घूमते थे, हुक्म चलाते थे। कहते हैं उनकी रूह आज भी उसी लाठी के साथ हवेली में भटकती है, शायद अपने गुनाहों का बोझ लेकर, शायद सोनी की रूह से डरकर। ठाकुर की मौत कैसे हुई? वो भी एक बहुत अजीब किस्सा है। रामलाल ने आह भरी। सोनी के गायब होने के कुछ महीनों बाद ठाकुर साहब खुद उस तहखाने में मरे हुए पाए गए। उनके गले पर ऐसा निशान था जैसे किसी ने बहुत ताकत से गला घोंटा हो, मगर तहखाने का दरवाजा अंदर से बंद था। कोई अंदर कैसे गया कोई नहीं जानता। करण के जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। और उसके बाद हवेली में कोई टिक नहीं पाया। जो भी वहां रात गुजारने की हिम्मत करता, या तो सुबह पागल हालत में मिलता या फिर मिलता ही नहीं। गांव वालों ने हवेली को अकेला छोड़ दिया, दरवाजे बंद कर दिए, और तब से वो वैसे ही खड़ी है, बंद, सोनी, मगर तन्हा नहीं। उस शाम करण होटल वापस नहीं गया। कुछ था जो उसे वापस हवेली की तरफ खींच रहा था। शायद जिज्ञासा, शायद एक अजीब सा फर्ज जो उसे महसूस होने लगा था। उसने सोचा, अगर सोहनी की रूह सच में उस तहखाने में कैद है तो शायद उसे मुक्ति चाहिए, और अगर ठाकुर साहब का साया अब भी अपने गुनाहों का हिसाब मांग रहा है तो शायद उसे भी कोई जवाब चाहिए। रात के करीब 9 बजे करण फिर हवेली के मेन दरवाजे पर खड़ा था। इस बार उसके पास एक टॉर्च थे, एक रस्सी और मुखिया के आदमी से मांगी हुई एक पुरानी कुल्हाड़ी, बस एहतियात के लिए। हवेली के अंदर घुसते ही उसे वही ठंडक महसूस हुई, वही भारीपन हवा में। उसने तहखाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। मुखिया के आदमी ने बताया कि रसोई के पीछे एक पुराना जीना है जो नीचे जाता है। जीना मिल गया, लकड़ी का सड़ा हुआ, हर कदम पर चरचराता हुआ। करण ने टॉर्च की रोशनी में नीचे झांका। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब सी जाते थे। उसने पहला कदम रखा। जैसे ही उसका पैर सीढ़ी पर पड़ा, ऊपर हवेली में कहीं दूर से वही आवाज गूंजी, इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा गुस्से से भरी हुई, जैसे किसी को उसका इस तरह नीचे उतरना नागवार गुजरा हो।
करण ने अपनी हिम्मत बटोरी और नीचे उतरता रहा। तहखाने में पहुंचकर उसने टॉर्च घुमाई। जगह छोटी थे, नमी से भरे, दीवारों पर काई जमी हुई। एक कोने में पुरानी जंजीरें पड़ी थी, जंग खाए हुई, और उनके पास जमीन थोड़ी उभरी हुई, जैसे वहां कुछ दबा हो। तभी करण को एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी धीमी कि पहले उसे लगा शायद उसका वहम है, मगर फिर वो साफ होती गई। एक औरत की आवाज दर्द से भरी रोते हुए कह रहे थे, मुझे यहां से निकालो। करण की सांसें अटक गई। उसने टॉर्च घुमाई और तहखाने के दूसरे कोने में उसे वही सफेद साया दिखा, सोहनी। इस बार उसका चेहरा ऊपर था और करण ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। उसकी आंखें नहीं थे, बस दो गहरे खाली गड्ढे, और उसके होंठ हिल रहे थे, बार बार वही शब्द दोहराते, मुझे यहां से निकालो। करण पीछे हटा, मगर तभी उसकी पीठ किसी ठंडी सख्त चीज से टकराई। उसने पलट कर देखा तो एक और आकृति उसके सामने थी। एक लंबा रोबीला आदमी, पुराने जमाने के कपड़ों में, हाथ में सोने की मूठ वाली लाठी लिए। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, आंखों में एक अजीब सी हवस और वहशत। ठाकुर विजय प्रताप सिंह की रूह। कौन है तू? एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने पूछा, मगर होंठ नहीं हिले, जैसे वो आवाज सीधे करण के दिमाग में उतर रही हो। मेरी हवेली में मेरे राज में कौन घुस आया? करण के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया, मगर उसे पता था कि यह हथियार यहां किसी काम का नहीं। तभी सोहनी की आत्मा आगे बढ़ी। उसकी हरकतें अजीब थे, जैसे उसका जिस्म किसी कठपुतली की तरह हिल रहा हो। वो ठाकुर की रूह और करण के बीच आ गई। उसकी खाली आंखों से मानो एक दर्द की भारी चीख निकली, जो पूरे तहखाने में गूंज उठे। ठाकुर की रूह गुस्से से भड़क उठी। तू फिर आ गई मेरे सामने। तूने मुझे मार डाला, मगर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। करण को अब समझ आया, रामलाल ने जो कहानी अधूरी छोड़ी थी वो यहाँ पूरी हो रही थी। सोहनी ने ही मरने के बाद अपनी रूह से ठाकुर का गला घोंटा था, बदला, और तब से दोनों रूहें इस हवेली में एक दूसरे से जकड़ी हुई, ना मुक्ति पा रही थी ना शांति। करण ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, बस करो तुम दोनों, बहुत सालों से इस अंधेरे में कैद हो। ये लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए। उसकी आवाज तहखाने की दीवारों से टकरा कर गूंजी। एक पल के लिए दोनों आत्माएं जैसे ठहर गई। करण ने अपनी टॉर्च की रोशनी सोहनी की तरफ की। सोहनी, तुम्हारी लाश यहीं दबी है ना? तुम्हें सही तरीके से दफनाने नहीं किया, इसलिए तुम्हारी रूह भटक रही है। सोहनी की आकृति कांपी और उसके खाली गड्ढों से मानो आंसू बहने लगे, काले गड्ढे जैसे स्याही। मैं वादा करता हूं, करण ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हारी अस्थियां निकालकर पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगा, तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा। तहखाने में एक अजीब सन्नाटा छा गया। ठाकुर की रूह गुस्से से गुर्राई। झूठ, यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। और उसने अपनी लाठी करण की ओर बढ़ाई, मगर सोहनी की रूह अचानक उसके सामने आ गई। उसने अपने पतले कमजोर हाथों से ठाकुर की रूह को जकड़ लिया। दोनों आत्माएं आपस में गुत्थम गुत्था होने लगीं। तहखाने में एक तूफान सा उठा, ठंडी हवा, चीखें और एक ऐसी आवाज जो इंसानी कानों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। करण ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से जीने की तरफ भागा।
सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे पीछे से एक आखिरी चीख सुनाई दी, मिली जुली दर्द और गुस्से से भरी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। करण हाँफते हुए हवेली से बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा उसके पसीने से तर चेहरे को छू रही थी। उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा, अंधेरे में खड़ी खामोश, मगर अब वो खामोशी पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे कुछ बदल गया हो। अगली सुबह करण ने मुखिया साहब से पूरी बात बताई। शायद उन्हें यकीन नहीं आया होगा पूरी तरह, मगर करण की आंखों में जो दहशत थी वो झूठी नहीं हो सकती थी। करण ने गांव के कुछ आदमियों की मदद से तहखाने की खुदवाई करवाई और वहां सच में एक इंसानी ढांचा मिला, एक औरत की हड्डियां बरसों पुरानी। गांव के पंडित को बुलाया गया। पूरे रीति रिवाज के साथ गंगा किनारे सोने की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया गया। करण ने खुद उस रस्म में हिस्सा लिया जैसे उसने अपना वादा निभाया हो। उस दिन के बाद करण फिर कभी उमेशगढ़ नहीं गया। हवेली का सौदा उसने रद्द कर दिया। कोई और वजह नहीं बताई, बस इतना कहा कि ये सौदा उसके किस्मत में नहीं। गांव वालों ने बाद में सुना कि हवेली में अब वो पुरानी आवाजें नहीं आती, कोई साया नहीं दिखता। शायद सोनी की रूह को आखिरकार मुक्ति मिल गई। ठाकुर की रूह का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। शायद वो अब भी कहीं भटक रही है, अपने गुनाहों के साथ अकेली, या शायद उसका भी अंत उसी रात हो गया जब सोनी ने आखिरी बार उसे जकड़ा था। गांव के पुराने रिकॉर्ड्स जो बाद में करण ने खुद जिला अभिलेखागार से निकलवाए, उसके मुताबिक ठाकुर विजय प्रताप सिंह अंग्रेज़ों के ज़माने के आखिरी जमींदारों में से एक थे। सन 1940 के आसपास उनकी हवेली इलाके में रौब और खौफ का प्रतीक हुआ करते थे। सोनी, जो पास के ही एक गरीब किसान परिवार से थे, बचपन से ही हवेली में काम करने आते थे। रिकॉर्ड्स में सोनी का नाम एक जगह लापता के तौर पर दर्ज था, जिसे उसके परिवार ने दर्ज करवाया था, मगर उस वक्त के थानेदार ने ठाकुर के दबाव में मामला दबा दिया था। पुलिस की पुरानी डायरी में एक अजीब एंट्री भी मिली, ठाकुर विजय प्रताप सिंह की मौत की, जिसमें लिखा था मौत का कारण अस्पष्ट, गले पर चोट के निशान, कोई गवाह नहीं, केस क्लोज्ड। करण ने बाद में सोहनी के परिवार को भी ढूंढ निकाला। उसके परिवार में एक पीढ़ी आज भी उमेशगढ़ के पास के एक गांव में रहते थे। उन्हें जब सोहनी की कहानी और उसके अंतिम संस्कार के बारे में पता चला तो बूढ़ी दादी, जो सोहनी की परपोती थे, फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बताया कि उसकी दादी हमेशा कहा करते थे कि हमारी एक बुआ थी जो हवेली में काम करने गई थी और कभी वापस नहीं आई। घर में हमेशा एक कसक रहती थे, उसके लिए एक अधूरी दुआ। करण, जो पेशे से एक बेहद तर्किक और हिसाबी इंसान था, उस रात के बाद कभी पूरी तरह से पहले जैसा नहीं रह पाया। वो आज भी जब कभी किसी पुरानी हवेली या खंडहर के सौदे की बात आती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है, हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होते, कभी कभी अधूरी कहानियां भी कैद होती हैं, इंसाफ के इंतजार में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।